सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग 7 लेक्चर देख चुके हैं और 7 लेक्चर में 7 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वो जरूर जाकर देखिएगा। इस वीडियो में जो हम लोग चैप्टर का बात करने वाले हैं दैट इज हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। इसमें हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको क्लियर पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो भी है सबका सब समझ में आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि यहाँ से फैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो फैक्ट बनता है वही इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है दैट इज हीट एंड टेम्परेचर। हीट होता क्या है? क्या होता है हीट? डेफिनेशंस लिखा हुआ है, हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड। ये एक एनर्जी है, ठीक है ना, जो ट्रांसफर होता है हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है व्हेन दे केम इन कॉन्टेक्ट, जब ये एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। अंटिल बोथ रीच द सेम टेम्परेचर, जब तक ये दोनों बॉडी एक सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाए तब तक ये वाला प्रोसेस, ये ट्रांसफरिंग चलता रहता है। डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ फ्लो क्या होता है भाई? तो अगर हीट फ्लो का डायरेक्शन देखना है तो ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आता है। उसके बाद क्या है? रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट। वर्क और हीट में क्या रिलेशन है? तो वर्क और हीट में रिलेशंस क्या है? तो वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। वर्क क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, रबिंग हैंड्स प्रोड्यूसेस हीट। मतलब अगर हाथ को हम लोग रब करते हैं तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यानी कि जे से सिंबलाइज किया गया। अगर इसका फॉर्मूला देखते हैं तो ये J इज इक्वल टू W/Q हो जाता है। ओके, वैल्यू इसका कितना आता है? 4.184 जूल पर कैलोरी, है ना, जूल पर कैलोरी। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग 4.2 जूल्स ऑफ वर्क करते हैं तो हम लोग कितना हीट जनरेट करेंगे? दैट इज 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 कैल इज इक्वल टू हो जाएगा 4.2 जूल्स। ठीक है, 4.2 जूल्स। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आएगा, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आ गया हुआ है? तो वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। एग्जांपल में रबिंग हैंड्स प्रोड्यूसेस हो गया ये, ठीक है ना। ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है भाई? तो जूल। हम लोग तो जानते ही ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल है। वो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में भी हम लोग पढ़ लिए थे, है ना, वो चैप्टर जब कवर किए थे। अदर यूनिट्स क्या हो सकता है? कैलोरी, कैल CAL लिखते हैं। हीट नीडेड टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी क्या हो गया? मतलब इतना हीट कि 1 ग्राम वाटर में हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंजेस ले आए, दैट इज कॉल्ड द कैलोरी। और कैल CAL से सिंबलाइज करते हैं उसको, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल कैलोरी क्या होता है? हीट नीडेड टू रेज ये तो होना जरूरी ही था। हीट नीडेड टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इतना हीट चाहिए जो कि 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए। स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड यही होना चाहिए ऑप्शन में, तो ही हम उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको हम लोग BTU भी कहते हैं। हीट नीडेड टू रेज 1 पाउंड ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इतना हीट जितना 1 पाउंड ऑफ वाटर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कन्वर्ट कर दे। तो एक तरीके से देख लीजिए, CGS में हो जाता है और ये ये SI में हो जाता है और ये CGS में हो जाता है। ये तो अलग चीज़ बता ही रहा है। क्लियर हो गया? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट रेडिएशन दैट इज बोलोमीटर। बोलोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग हीट रेडिएशंस को मेजर करते हैं कि कोई भी जगह पर कितना हीट है, ये है वो है। टेम्परेचर अलग होता है, दैट इज टेम्परेचर हो गया तो उसके लिए थर्मामीटर यूज़ कर लेते हैं। बट हीट अगर हम लोग को मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे भाई? बोलोमीटर। बोलोमीटर। ओके, बात करते हैं टेम्परेचर का। जैसा कि टॉपिक में था हीट एंड टेम्परेचर, तो अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर का। डेफिनेशन हो गया क्या? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ फ्लो। यानी कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो ये बताता है कि हीट ऑफ फ्लो का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शंस ऑफ हीट फ्लो। ओके, की पॉइंट्स में क्या है? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ओके,
नेक्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टू बॉडीज हैव द सेम टेम्परेचर, नो हीट ट्रांसफर। मतलब कोई भी दो बॉडी अगर सेम टेम्परेचर का हो गया, दैट मीन्स बोल दीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए एक राजू है और एक सोहन है, दो लड़का है, अब दोनों लड़का गुस्सा पर गुस्सा किया जा रहा है, एक गुस्सा कर रहा है वो भी गुस्सा, ये गुस्सा कर रहा है वो भी गुस्सा, एकदम हैवी गुस्सा हो रहा है दोनों तरफ से, एक कुछ बोलता है वो ऊपर से बोलता है, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का स्टेट हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से गुस्सा है। अब दोनों शांत हो जाएगा तो वो भी इक्विलिब्रियम का ही स्टेट कहलाएगा, क्योंकि दोनों शांत हो चुका है। टू बॉडीज हैव द सेम टेम्परेचर, अब सेम टेम्परेचर है, इसका मतलब या तो हायर हो सकता है या तो लोअर हो सकता है, बट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नो हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है। नेक्स्ट में आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में हो गया क्या भाई, तो थर्मामीटर। अब टेम्परेचर को अगर मानना है, मेजर करना है, तो थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, थर्मामीटर इधर हो गया और उधर हीट रेडिएशन को अगर मेजर करना होता है तो हम लोग बोलोमीटर को यूज करते हैं। स्केल में आते हैं तो सेल्सियस स्केल होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में आते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में तो फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। केल्विन स्केल देख लेते हैं तो 273 केल्विन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में, और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन हो गया। और रेमुर स्केल बोलते हैं, रेमुर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेमुर स्केल हो गया जिसको डिग्री आर बोलते हैं, तो ये 0 डिग्री आर होता है और ये 80 डिग्री आर होता है। ध्यान में रखिएगा, ये 4 स्केल है, चारों स्केल से क्वेश्चंस बनता है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन होता है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब हो गया 0 केल्विन, और 0 केल्विन का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है -273.15। राउंड फिगर में -273 ले सकते हैं, इतना डिग्री। द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है अपना, ठीक है ना, इसके नीचे टेम्परेचर नहीं है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस बनता है, बहुत बार क्वेश्चंस आ भी चुका है, डिफरेंट एग्जाम्स में है, लेकिन क्वेश्चंस बनता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में आते हैं की फॉर्मूलाज फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन करना है, अगर मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में लाना है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस यहाँ से भी बनता है भाई। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में लाने के लिए क्या करेंगे, सेल्सियस डिग्री जो भी क्वेश्चंस में दिया हो रहेगा सेल्सियस में, उसको क्या करेंगे 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें फिर 32 ऐड कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको फ़ारेनहाइट में लाना है, तो क्या करेंगे 9/5 और इंटू 50 करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे +32 कर देंगे। 5 से 10 बार में ये कट जाएगा तो 90 और +32 हो गया, तो 90 + 32 कितना हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा ये, ठीक है। ये ऐसे बना सकते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 32 ऐड कर दीजिए। अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लाना है, ठीक है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लाना है तो बस कुछ नहीं करना है, वो भी आसान है ना, कि सबसे पहले क्या कर दीजिए, फ़ारेनहाइट में 32 घटा दीजिए, ब्रैकेट में है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करना पड़ेगा। तो फ़ारेनहाइट जो भी दिया हुआ उसमें 32 माइनस कर दीजिए और फिर उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसका ठीक अपोजिट होता है ना। इसमें फ़ारेनहाइट में 32 पहले माइनस कर दीजिए, तब 5/9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इसमें क्या है 9/5 में सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा उसमें फिर 32 ऐड कर देना है। अब एक और चीज़ आता है, दैट इज सेल्सियस टू केल्विन। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिखा गया, ये इसको कंसिडर नहीं कीजिएगा। सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस को केल्विन में लाना है तो सीधा का सीधा क्या करना है, सेल्सियस में 273 डिग्री को ऐड कर देना है। 273 डिग्री नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, गलती से बोला गया है, केल्विन में डिग्री नहीं होता है, 273 केल्विन सीधा बोला जाता है। तो 273 केल्विन को ऐड कर दीजिए कोई भी सेंटीग्रेड, जैसे मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इसको केल्विन में लाना है तो 50 और +273 कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, जोड़ लीजिए, 3 हो गया, 7 5 12 2 बाकेट में 1, तो 1 3 323 डिग्री केल्विन हो जाएगा, 323 केल्विन हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है। क्विक समरी देख लेते हैं। तो हीट हो गया एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस, ये तो पढ़े लिए। टेम्परेचर क्या होता है, डिटरमाइंस हीट फ्लो डायरेक्शंस, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यूनिट्स में जूल हो गया, कैलोरी हो गया और BTU हो गया, जो कि डिस्कस कर चुके हैं। थर्मामीटर मेजर्स टेम्परेचर एंड बोलोमीटर मेजर्स हीट रेडिएशंस। 4.184 जूल इज इक्वल टू 1 कैल, यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ध्यान में रखिएगा, 1 कैलोरी बर्न करने के लिए इतना जूल ऑफ वर्क करना पड़ता है। ये समझ में आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर स्केल्स एंड थर्मामीटर, जैसा कि अभी हम लोग एक चार्ट में देखे थे, यहाँ पर एक चार्ट था ना, इसमें हम लोग बहुत आसानी से देख लेते हैं, बट थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो बनता है भाई। सेल्सियस स्केल क्या होता है? इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस यानी कि स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उनके थ्रू ये वाला सेल्सियस स्केल बनाया गया था, मेजर किया गया था और बोल सकते हैं इन्वेंट किया गया था। फिक्स पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि डिवीजन अगर देखा जाए स्केल का थर्मामीटर का, तो 100 इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू ईच ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हर एक 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इक्वल पार्ट्स होता है, जो कि टोटल 100 इक्वल पार्ट्स पर बनता है। उस बेसिस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। इसका इन्वेंटेड कौन किया था भाई? इन्वेंटेड बाय फ़ारेनहाइट, जर्मन साइंटिस्ट। ठीक है, इसमें अगर फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाए वाटर का तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखा जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान में रखना है। डिवीजन अगर देखा जाए तो 180 इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 इक्वल पार्ट्स होता है। जैसा कि इसमें हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स देखते हैं, वैसा इसमें हम लोग 180 इक्वल पार्ट्स देखेंगे ईच ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट में आते हैं केल्विन स्केल। के है जिसका सिंबल के है। एब्सोल्यूट स्केल होता है, जैसा कि हम लोग बात भी किए हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में। इसका जो इन्वेंटेड किए थे लॉर्ड केल्विन, ब्रिटिश इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट। ठीक है, ब्रिटिश इंजीनियर थे, लॉर्ड केल्विन नाम था। फिक्स पॉइंट क्या होगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा? 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा? 373 केल्विन। तो ये ध्यान में रखना है आपको। की फीचर्स क्या है? नो डिग्री साइन। हम पहले भी बताएं कि जो केल्विन स्केल होता है उसमें डिग्री साइन नहीं होता है, यूज विद केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो 0 केल्विन होता है, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। एट 0 के मॉलिक्यूल मोशंस ऑलमोस्ट स्टॉप्स। अगर 0 केल्विन पर चले जाते हैं हम लोग तो वहाँ पर क्या होता है ना, जो मॉलिकुलर मोशंस होता है ना, किसी भी एलिमेंट, एटम, ये सब के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसका मोशन भी स्टॉप हो जाता है, इतना ज़्यादा फ्रीज हो जाता है वो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जो कि होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या 0 केल्विन। चलो, रेमूर स्केल क्या होता है भाई? तो रेमूर स्केल होता है RE, उसको सिंबलाइज करते हैं। फिक्स पॉइंट हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री RE और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा 80 डिग्री RE। जैसे यहाँ पर 0 और 100 था, यहाँ पर 0 और 80 है। डिवीजन 80 इक्वल पार्ट्स होगा ईच 1 डिग्री RE। जैसे इसमें ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 इक्वल पार्ट्स था, यहाँ पर 100 था तो यहाँ पर भी 100 हो गया, यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर भी 80 है। बट ये है रेमूर स्केल हो गया और ये हो गया हमारा कौन सा? सेल्सियस स्केल। तो 4 हम लोग स्केल पढ़ लिए, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया और रेमूर स्केल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्मामीटर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मर्करी थर्मामीटर इन्वेंटेड बाय फ़ारेनहाइट के थ्रू इन्वेंट किया गया था। रेंज कितना होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड। मर्करी फ्रीजेज एज -39, मर्करी फ्रीज कर जाता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है ना, तो वहाँ से लेकर 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक मीजर कर सकते हैं। दूसरा होता है अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर क्या होता है? यूज फॉर वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर को मीजर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। बिलो -39 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर -39 से भी नीचे चला जाता है तो भी, एग्जांपल जैसे -50 डिग्री सेंटीग्रेड को मीजर करने के लिए अल्कोहल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। रीजन, अल्कोहल फ्रीजेज एट 114 डिग्री सेंटीग्रेड अनलाइक मर्करी। अल्कोहल जो होता है ना 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज कर जाता है। अब बात करते हैं गैस थर्मामीटर का। गैस थर्मामीटर में टाइप्स होता है 2, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, है ना, ध्यान में रखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। और ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? तो आइडियल गैस लॉ, PV = nRT, है ना, ये आइडियल गैस लॉ पर फॉलो करता है। कौन सा भाई? तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये गैस थर्मामीटर में आता है। प्रिंसिपल हो गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका भाई? प्रेशर का। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो प्रेशर भी घटा। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
की पॉइंट्स टू रिमेंबर, एब्सोल्यूट जीरो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, नो टेम्परेचर बिलो दिस, इसके नीचे कोई टेम्परेचर ही नहीं है। केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट, नो नेगेटिव वैल्यूज। मर्करी थर्मामीटर वर्क्स बिटवीन -39 टू 357। अल्कोहल थर्मामीटर इज यूज फॉर वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स बिलो -39, जैसे मान लीजिए -50 है, -70 है, वो सब। गैस थर्मामीटर आर हाईली एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, दैट्स वाई यूज्ड इन लैब्स, दैट्स वाई ये लैब्स में यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग को एक अच्छा सा और एक प्रिसाइज वैल्यू मिल पाए। स्केल ये सब तो देख ही चुके हैं भाई, क्या सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रेमोर, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन्वेंटर भी हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, देख चुके हैं। एडवांस थर्मामीटर्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। अब देखिए कुछ थर्मामीटर्स कुछ ज़्यादा ही एडवांस होता है, जैसे गैस थर्मामीटर एंड देयर रेंजेस। गैस थर्मामीटर का क्या कहानी भाई, तो डिफरेंट गैस अलाउ मेजरमेंट ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत अलग अलग गैस को भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस को H2 को यूज़ करते हैं कितना भाई, तो -200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं +500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हीलियम को यूज़ करते हैं, ठीक है, हीलियम अगर गैस यूज़ हो रहा है तो -270 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाइडेस्ट रेंज, इसका बहुत ही वाइडेस्ट रेंज होता है, तो हीलियम में बहुत वाइड रेंज होता है, ध्यान में रखना है। वाई गैस थर्मामीटर्स ही क्यों, और कोई थर्मामीटर क्यों नहीं, तो हाईली एक्यूरेट फॉर लैब्स एंड इंडस्ट्रीज, लैब्स और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देने वाला होता है। और वर्क ऑन आइडियल गैस लॉ, PV = nRT, ये आइडियल गैस लॉ होता है जिसमें PV = nRT बोलते हैं। P हो गया हमारा प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, R हो गया रेजिस्टेंस, T हो गया टेम्परेचर, और ये हो गया नंबर होता है उसमें, बस और कुछ नहीं। PV = nRT। अदर स्पेशल थर्मामीटर्स देख लो भाई, और भी थर्मामीटर्स है। थर्मामीटर कौन सा भाई, तो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर कर सकता है। यूज़ प्लैटिनम वायर, रेजिस्टेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर, तो प्लैटिनम वायर को यूज़ किया जाता है, क्यों भाई, तो ये टेम्परेचर के साथ क्या करता है, रेजिस्टेंस भी चेंज करते चला जाता है। नेक्स्ट है थर्मोकपल थर्मामीटर, ये होता है 270 डिग्री सेंटीग्रेड से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर किया जा सकता है। इसके थ्रू 2 मेटल वायर्स जनरेट वोल्टेज व्हेन हीटेड, ठीक है, 2 मेटल वायर्स जनरेट वोल्टेज जनरेट करेगा जब वो हीट किया जाएगा, जब उसको हीट करेंगे, उसके बेसिस पर है थर्मोकपल थर्मामीटर। टोटल रेडिएशन स्पाइरोमीटर हो गया, मतलब ग्रेटर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो रेडिएशन स्पाइरोमीटर यूज़ करते हैं। मीजर्स हीट रेडिएशंस, नो कॉन्टैक्ट नीड, इसमें कोई भी तरह का कॉन्टैक्ट नीड नहीं होता, मतलब किसी बॉडी को टच करने का जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा दूर से ही बता देता है, ठीक है। चलो भाई, इसमें क्या है भाई, पायरोमीटर प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि होता है क्या, E = सिग्मा T⁴, E = सिग्मा T⁴, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर्मूला था तो हम यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी, T क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और सिग्मा क्या होगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको सिग्मा बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ध्यान में रखना है। चलो भाई, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं, क्या है, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक हीट, हम लोग थर्मामीटर भी पढ़ लिया, स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन, हीट नीडेड टू रेज 1 kg ऑफ सब्सटेंसेस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पर 1 केल्विन नहीं होना चाहिए, 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऐसा इतना हीट चाहिए, इतना हीट होना चाहिए कि 1 kg सब्सटेंसेस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का बढ़ोतरी ले आए, ठीक है। दैट्स वाई कहा जा रहा है यहाँ पर हीट नीडेड टू रेज 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये केस आई थिंक सो गलती लिखा गया यहाँ पर। ऐसा यूनिट कितना होगा, जूल पर kg इंटू के, केल्विन बोल लीजिए। वाटर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 4184 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, 4184 जूल, तो इसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई अगर आप बर्फ़ जमा लीजिए और उसको तवा पर, ठीक है, तवा पर रख दीजिए बर्फ़ को और पिघलाने का कोशिश कीजिए, बहुत देर से पिघलेगा। ऐसा नहीं कि पानी में टेम्परेचर दे रहे तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा, नहीं, क्योंकि उसका जो हीट जो कैरी करने का, हीट अब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। एक्ट एज ए टेम्परेचर बफर, टेम्परेचर बफर का काम करता है। ओशन से रेगुलेट क्लाइमेट, जैसे ओशन देख लीजिए, पूरा का पूरा क्लाइमेट को कंट्रोल करता है हमारा ओशन ही, ठीक है, तो टेम्परेचर बफर का भी काम करता है। तो स्पेसिफिक हीट ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन करने का मतलब कोई भी चीज़ को जब हीट करते हैं, व्हेन हीटेड ऑब्जेक्ट एक्सपैंड्स इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। लेंथ भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। कैसे भाई,
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देख लेते हैं, टाइप है लीनियर है, एरिया वॉल्यूम। अगर लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है तो इसमें लेंथ इंक्रीज करेगा। फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जानने का जरूरत नहीं है आपको, एकदम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है पर ये फॉर्मूला को आप सीधा क्या कर दीजिए, कट कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको सीधा का सीधा ऐसे ऐसे काट दीजिए, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है ना। चलिए भाई, ये हो गया। लेंथ इंक्रीज होगा, अगर लीनियर है तो लेंथ इंक्रीज करेगा, एरिया है तो एरिया इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला चीज़ इतना। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आता है। न्यूमेरिकल्स हीट और टेम्परेचर से, चाहे हीट से और ऐसा टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स में। रेलवे ट्रैक्स हैव गैप्स टू अलाउ लीनियर एक्सपेंशन इन समर। ठीक है ना, तो जो ट्रैक्स होता है ना उसमें लीनियर एक्सपेंशन होता है, दैट्स वाई उसके बीच में गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे ही लीनियर एक्सपेंशन स्टार्ट होगा इंक्रीज लेंथ करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा और जब जगह नहीं रहेगा तो ट्रैक क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा और जो कि एक्सीडेंट का चांसेस बन जाता है। हॉट एयर बलून्स एक्सपैंड ड्यू टू वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है ना, हॉट एयर बलून क्या होता है, एक्सपैंड करेगा, वो भागेगा, ऊपर बढ़ते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वो चीज़ है। तो ये कौन सा हो गया भाई, तो वॉल्यूम इंक्रीज में क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम क्या कहलाएगा, वॉल्यूम में थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। लीनियर है तो लेंथ इंक्रीज करेगा, एरिया है तो एरिया इंक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये जानने का कदापि जरूरत नहीं है, ये बस हम यहाँ पर लिखा हुआ था तो हम थोड़ा मेंशन भी कर दिए। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए, फॉर्मूला देखा जाए, जैसे L है तो लेंथ हो गया, ये हो गया ओरिजिनल लेंथ 1 + A डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर में हो गया। ये अल्फा है, अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा और गामा ये लीनियर वाला हो गया और ये वाला L हो गया, दैट इज लेंथ, है ना। चलिए भाई आगे बात करते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़े हम लोग, गैस थर्मामीटर पढ़ लिए, रेडिएशन स्पाइरोमीटर पढ़ लिए, स्पेसिफिक हीट पढ़ लिए, थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ लिए हैं। ये सब सारा का सारा कवर हो चुका है। चलिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड हीट ट्रांसफर। थर्मल प्रॉपर्टीज देखेंगे किसका भाई, लिक्विड का, और हीट ट्रांसफर देखेंगे। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स क्या होगा, लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड्स का अपना कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है, बट फिक्स वॉल्यूम तो होता है ना, बट उसका क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन इज मेजर्ड, सिर्फ हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन ही मेजर करेंगे। ओके, तो जनरल रूल क्या बोल रहा है भाई, तो मोस्ट लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, है ना। जितना भी लिक्विड होता है जब हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करता है, बट वाटर के केस में ये थोड़ा सा अलग है। वाटर से नॉर्मली क्या बोलता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है टेम्परेचर तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन हीटेड। जब हीट करेंगे ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले सिकुड़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, उसका डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि वाई आइस फ्लोट्स, इसका वजह है कि आइस कैसे फ्लोट करता है, वो तो भारी होना चाहिए, पानी से तो भारी होता है। आइस इज लेस डेंस, आइस का डेंसिटी बहुत कम हो जाता है। देन वाटर ड्यू टू दिस एबनॉर्मल एक्सपेंशन, है ना। देन वाटर, आइस का जो डेंसिटी होता है ना वाटर से कम हो जाता है ड्यू टू एबनॉर्मल एक्सपेंशन। ध्यान में रखना है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा जाए तो वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, नहीं, 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखा गया। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होता है एक बॉडी टू अनदर बॉडी। सबसे पहला आता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, नो बल्क मूवमेंट। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे करके चलता है। तो मैकेनिज्म उसका यही हो गया, कंडक्शन जिसको बोलते हैं। मीडियम क्या रिक्वायर्ड करेगा, सॉलिड्स, मेटल बेस्ट कंडक्टर्स, जैसे कि मेटल वगैरह में हम लोग देख लेते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स, हीटिंग अ मेटल रॉड, हीटिंग मेटल रॉड को मतलब मेटल रॉड है उसको हीट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हीट कीजिएगा तो क्या होगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, यहाँ तक पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। जैसे कि तवा में रोटी बनाते हैं हम लोग, है ना, और भी बहुत सारा चीज़ है और जो गर्म हो जाता है धीरे धीरे। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर बाय वर्क फ्लूइड मोशन। फ्लूइड मोशंस, हॉट राइजेस, कोल्ड शिंक्स, ठीक है ना। हॉट होगा तो राइज होगा कन्वेक्शन और कोल्ड होगा तो शिंक कर जाएगा। मतलब फ्लूइड्स देख लीजिए, लिक्विड और गैस। फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड और गैस दोनों है, जो फ्लो कर रहा है। तो फ्लो तो लिक्विड भी करता है और फ्लो गैस भी करता है। बॉइलिंग वाटर हो गया, सी ब्रीजेस हो गया, ये सब सारा चीज़ क्या हो गया, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ओके,
नेक्स्ट है रेडिएशंस, हीट ट्रांसफर वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। जैसे ये वैक्यूम में काम करता है, चाहे आप देख लीजिए जो माइक्रोवेव ओवन होता है ना उसमें भी ऐसा ही होता है ना। खाना को गर्म करने के लिए उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होता है जो कि हीट उसी के थ्रू जाता है और जो भी मटेरियल रखा होता है उसके डीप तक जाकर उसको गर्म करता है। बस क्या करता है, मोशंस को, काइनेटिक मोशन जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो अच्छा खाना ऐसा गर्म हो जाता है लगता है कि ताज़ा बना हुआ है और कुछ नहीं। कूलिंग्स एंड लॉज अब देख लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, न्यूटन्स यहाँ पर भी आया था। तो स्टेटमेंट दिया क्या, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी सराउंडिंग्स। मतलब रेट ऑफ कूलिंग जो होगा ना वो डिफरेंस इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगा, जितना कम डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा उतना कम रेट ऑफ कूलिंग होगा। मतलब रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। यही तो होगा ना, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल का बात करते हैं, हॉट टी कूल्स फास्टर इन विंटर। जब गर्म चाय क्या होता है ना, विंटर में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लार्जर डेल्टा टी होता है। बात करते हैं किरचॉफ्स रेडिएशंस लॉ का, ठीक है ना। जब कूलिंग का बात करते हैं तो किरचॉफ्स नहीं आएगा, हीट में किरचॉफ्स नहीं आएगा तो कब आएगा। स्टेटमेंट क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर्स इज इक्वल टू गुड एमिटर्स, यानी कि उसका कहना यह है कि जो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है हीट का, वही एक अच्छा एमिटर भी होता है। जैसे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा है, डार्क सर्फेसेस अब्जॉर्ब एंड रेडिएट मोर हीट देन शाइनी वंस। अगर कोई शाइनी सर्फेसेस होगा तो उसमें भले उतना रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर डार्क है तो उसके थ्रू अब्जॉर्ब भी करेगा और रेडिएट भी करेगा, सेम टू सेम, है ना। जहाँ पर गुड ऑब्जर्वर्स इज इक्वल टू गुड एमिटर्स हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा किरचॉफ्स रेडिएशंस क्या है, गुड ऑब्जर्वर्स इज इक्वल टू गुड एमिटर्स। एप्लीकेशन क्या हो गया, सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर जिसमें क्या होता है ना, ब्लैक पाइप्स अब्जॉर्ब मोर हीट, जिसमें ब्लैक पाइप जो लगा होता है ना वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। वाइट रूफ्स को वाइट बनाया जाता है ताकि क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए पूरा का पूरा सनलाइट और हमारा घर अंदर में ठंडा रहे, कि बिल्डिंग्स कूल। ओके, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो वाटर एनॉमली देख लिए भाई, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड आइस फ्लोट्स ड्यू टू द लोअर डेंसिटी। कंडक्शन देख लिए, कन्वेक्शन देख लिए, रेडिएशंस को भी समझ लिए हम लोग फटाक से। न्यूटन्स कूलिंग को भी देख लिए, कूलिंग रेट डिपेंड्स अपॉन डेल्टा टी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और किरचॉफ्स लॉ तो देख लिए, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व एंड इमिट हीट बेस्ट। ये इतना सारा चीज़ अभी तक हम लोग पढ़ें, तो उसका पूरा का पूरा हम लोग क्या कर लिए, की टेक अवे कर लिए। आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ स्टेट। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो स्टेट ऑफ मैटर्स यहाँ पर जैसा कि हम लोग को जानना है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, बट जान के चलिए कि 5 स्टेट होता है ना। तो 5 स्टेट में से 3 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे क्वेश्चन बनता है, बाकी वो 2 से भी आ सकता है। तो हम वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ 3 तो है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। एक होता है हमारा प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट कहने का मतलब ये देख लीजिए, आप जैसे आपके पास आसपास में अगर माचिस होगा तो माचिस को जलाइए, ठीक है। तो माचिस में जो लौ निकल जाता है, यानी कि जो आपको दिख रहा था ना, आग जो दिख रहा था ना, वो सॉलिड है, ना वो लिक्विड है और ना वो गैस है, ठीक है ना। तो वो कौन सा है, तो वही है प्लाज्मा। जैसे हमारा पूरा का पूरा सन क्या है, प्लाज्मा स्टेट में है ना, प्लाज्मा बोल सकते हैं। और पांचवा जो है, ये तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो गया। पांचवा है क्या हमारा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस PEC, ठीक है ना। ये अभी हाल में ही मिला, हाल में नहीं बोल सकते, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 10-12 साल हुआ होगा, उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, जो सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन मिलकर ढूंढे थे। दैट्स वाई बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है, वो होता है। तो ये चौथा नंबर था और ये 5वां नंबर था, वो ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इधर। सबसे पहला है सॉलिड, फिक्स्ड शेप होता है और वॉल्यूम होता है, ये पता है। वाइब्रेट्स इन फिक्स्ड पोजीशंस, ये फिक्स्ड पोजीशन में वाइब्रेट करता है जब टेम्परेचर दिया जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होता है, एग्जांपल आइस हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा हो गया। लिक्विड में बात करते हैं, नो फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। टेक्स कंटेनर शेप्स, ये जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसी को वो एक्वायर कर लेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब 1 लीटर पानी को आप प्लेट में रखिए, चाहे थाली में रखिए, चाहे कटोरी में रखिए, चाहे और कहीं डूबा में रखिए, वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 1 लीटर से कम नहीं होगा। अब वो बोलेगा नहीं 1 बूंद कम हो गया, ये कम हो गया, दैट्स वो उतना मेजर होता है।
मूव फ्रीली विद इन लिक्विड, वीकर देन सॉलिड, सॉलिड से कम ही होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, दैट्स वाई ये फ्लो कर जाता है, ब्लो कर जाता है ना। वाटर हो गया, ऑयल हो गया। गैसेस में नो फिक्स शेप, नो और वॉल्यूम, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई वॉल्यूम होता है, बस ये आजाद है, इन्होंने भागते चलता है, ठीक है। रैंडम हो गया, हाई स्पीड मोशंस, इसका जो मॉलिकुलर मोशन जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही रैंडम होता है, ठीक। नेग्लिजिबल हो गया, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इसमें नेग्लिजिबल होता है, नाम मात्र के, मतलब कोई टचिंग वचिंग कुछ नहीं होता, बस सीधा अपना धुन में रहो। एग्जाम्पल्स हो गया जैसे ऑक्सीजन हो गया, स्टीम हो गया, ये सब वगैरह। सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, रिजिड स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर रिजिड होता है। लिक्विड में कैन फ्लो, वीक फोर्सेस, और गैसेस में एक्सपैंड टू फिल कंटेनर, नो फोर्स, गैसेस में कोई भी फोर्स नहीं होता। एक्सपैंड टू फिल कंटेनर, अगर कंटेनर में रखते जाते हैं तो वो भी एक्सपैंड करते चला जाता है, ठीक है। गैस को भी कंप्रेस किया जाता है, जैसे एलपीजी वगैरह है वो सबको कंप्रेस करके तो दिया जाता है ना सिलेंडर में। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट, पहला है हीटिंग प्रोसेस, अब्जॉर्व हीट, हीट को अब्जॉर्व कर रहा है तो क्या होगा। देखो प्रोसेस में है पहला मेल्टिंग, अगर मेल्ट हो रहा है तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है ना, मेल्ट हो रहा है इसका मतलब सॉलिड था, अब वो लिक्विड में हो गया। फिक्स टेम्परेचर क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे एग्जांपल आइस टू वाटर हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, तो वो क्या हो गया, लिक्विड से गैस में बॉइलिंग प्रोसेस हो गया, लिक्विड से सीधा गैस में, ये होता है फिक्स टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर टू स्टीम हो गया जो कि होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सब्लिमेशन होता है सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो जाता है, इसका कोई टेम्परेचर फिक्स तो नहीं है। हाँ, ड्राई आइस है, CO2 है, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सब सारा आप रख दीजिए, वो सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से गैस में, उसको लिक्विड में आने का जरूरत नहीं है। जैसे NaCl का क्रिस्टल हो गया, ये सब सारा, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, सॉल्ट क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, आयोडीन क्रिस्टल बोल लीजिए, है ना, वो चीज़। कूलिंग प्रोसेस रिलीजेज हीट, यहाँ पर तो हो गया हम लोग का क्या हुआ, हीटिंग प्रोसेस था, अब कूलिंग प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहला फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में लिक्विड टू सॉलिड होगा, ठीक है, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। वाटर हो गया, जैसे वाटर टू आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कंडेंसेशन बोलेंगे, गैस से लिक्विड में कंडेंस हुआ, कंडेंसेशन पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं फिक्स टेम्परेचर। स्टीम से वाटर हो गया। डिपोजिशंस हो गया, गैस से सॉलिड में डायरेक्टली गैस से सॉलिड में पहुंच गया, ठीक है। एग्जांपल हो गया फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, जो हम लोग फ्रीजर वगैरह में देखते हैं ना, फ्रॉस्ट पूरा वो क्या होता है, डायरेक्ट गैस से क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, पूरा का पूरा जो चेम्बर होता है उसको पूरा का पूरा क्या कर देता है, फ्रॉस्ट कर देता है, जमा देता है। मेमोरी ट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, हीटिंग है तो मेल्ट एंड बॉयल सॉलिड लिक्विड गैस, कूलिंग की बात करते हैं तो फ्रीजिंग एंड कंडेंस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। ये कूलिंग वाला प्रोसेस हो गया, ये हीटिंग वाला प्रोसेस हो गया। चलो भाई आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट टेम्परेचर क्या क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस वाटर। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड गैसेस, लिक्विड टू गैस चेंज हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर टू स्टीम। फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज टू सॉलिड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर टू आइस। कंडेंसेशन पॉइंट, टेम्परेचर एट विच गैस चेंज टू लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम टू वाटर। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। की कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ लिए भाई, सब्लिमेशन एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ड्राई आइस CO2 कन्वर्ट इनटू गैस, नो लिक्विड फेज, कोई भी चीज़ ड्राई आइस सीधा से गैस में चेंज हो गया। नेप्थलीन बॉल हो गया, जिसको हम लोग मॉथ बॉल भी बोलते हैं, नेप्थलीन फिनाइल का गोली जो होता है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। वाई डज आइस फ्लोट, आइस क्यों फ्लोट करता है, वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग, जैसे ही फ्रीज करते हैं तो वाटर एक्सपैंड करता है। आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर, आइस का जो डेंसिटी होता है ना वो लिक्विड वाटर से कम होता है, दैट्स वाई वो फ्लोट करने लग जाता है। लैटेंट हीट के बारे में देख लिए, एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग स्टेट चेंज, अब एनर्जी अब्जॉर्ब हो सकता है या तो रिलीज कर सकता है, जो कि स्टेट चेंज मतलब स्टेट से चेंज होने में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हो सकता है कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करे या तो वो एनर्जी रिलीज करे। नो टेम्परेचर चेंज, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्लियर है। चलो भाई आते हैं क्विक समरी टेबल में। क्विक समरी टेबल में हम लोग क्या पढ़ लिए भाई, सॉलिड्स पढ़ लिए, लिक्विड पढ़ लिए, गैसेस पढ़ लिए, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ये सब सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। एग्जाम टिप क्या है, रिमेंबर वाटर से स्पेशल बिहेवियर है, नॉर्मलस एक्सपेंशन एट 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, वो अलग बिहेवियर करता है। स्टेट चेंजेस अकर एट फिक्स टेम्परेचर, स्टेट चेंजेस अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया, ये सब फिक्स पॉइंट होता है, इतना पर ही मेल्ट होता है, इतना पर ही बॉयल होता है, जैसे कि हम लोग टेम्परेचर में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए भाई नेक्स्ट का बात करते हैं।
फेज चेंजेस, लैटेंट हीट एंड इवेपोरेशंस। अब टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो फेज चेंजेस देखेंगे, लैटेंट हीट देखेंगे और इवेपोरेशन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर वेपर कन्वर्ट कर जाता है लिक्विड में एट एनी टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वाटर वेपर कहाँ कन्वर्ट कर जाता है? लिक्विड में। वाटर वेपर चेंज टू लिक्विड एट एनी टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल में ड्यू ऑन ग्रास, ग्रास पर जो ड्यू देखते हैं ना सुबह उठ के हम लोग, वो हो गया मॉर्निंग कंडेंसेशन। वही होता है डायरेक्ट। क्या होता है भाई? तो गैस चेंज हो जाता है लिक्विड में, वाटर वेपर चेंज हो जाता है लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है? एडिंग सोल्यूट। अगर मान लीजिए हमको किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसमें सोल्यूट का मात्रा बढ़ा देना होगा। अब सोल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? देखिए, सोल्यूट होता है जो घुलने वाला चीज़ होता है, जो घुल रहा है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घुलाया जा रहा है। जैसे वाटर, वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और शुगर क्या हो गया? शुगर हो गया सॉल्यूट हो गया। तो चीनी, पानी में चीनी को घोला जा रहा है तो चीनी हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया हमारा सॉल्वेंट। और ये सब चीज़ें जो बनता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया? दिमाग में एक जगह खोज लीजिए कि सॉल्यूट क्या होगा भाई? तो चीनी, जो चीज़ घुल रहा है। सॉल्वेंट क्या होगा भाई? तो पानी जिसमें घुलाया जा रहा है। अब पानी हो सकता है चाहे और भी कुछ हो सकता है जिसमें चीज़ घुल रहा होगा, और ये दोनों चीज़ से जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? जैसे चीनी पानी अपना सॉल्यूशन बन गया। तो अगर उसको एलिवेट करना है बॉइलिंग पॉइंट को तो हम लोग को सॉल्यूट डालना पड़ेगा। तो एडिंग सॉल्यूट, एग्जांपल सॉल्ट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। एग्जांपल सॉल्ट वाटर बॉइल्स एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्ट वाटर, अगर हम लोग मान लीजिए पानी है, पानी में हम लोग नमक मिला देते हैं, तो जो बॉयल होने का जो पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट वो पानी बॉयल नहीं होगा उस टाइम पर, वो पानी बॉयल होगा 100 डिग्री से ज़्यादा होगा तब। ठीक है। प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन, ठीक है ना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन हो गया वही एक अच्छा स्मेल का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो चीज़ बेंजीन। क्लोरोफॉर्म हो गया जिससे लोगों को बेहोश करके किडनैप किया जाता है, 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये इतना सारा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। नहीं भाई, कंटेंट अच्छा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे को बनाना है, आपको कोई आपको मतलब कोर्स कंप्लीट कराना। ये सब मेरे अंदर थॉट कब आएगा? जब हम देखेंगे कि हाँ भाई चलो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, ये है, लाइक्स आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है, आप लोग का कुछ सुझाव है तो आप मेरे को जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा सब कुछ ये हम भी थोड़ा सा दिमाग में चलता है। ओके, चलिए भाई आते हैं अपना टॉपिक पर। लैटेंट हीट, जिसको हम लोग हिडन हीट भी बोलते हैं। डेफिनेशंस: हीट अब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग स्टेट चेंजेस, यानी कि स्टेट जब चेंज हो रहा होता है तो उसमें या तो हीट अब्जॉर्ब होता है या तो रिलीज होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट। ठीक है, नो टेम्परेचर चेंज, कोई भी टेम्परेचर चेंज उसके बीच में नहीं होना चाहिए। तो हीट अब्जॉर्ब और हीट रिलीज स्टेट चेंज में जो होता है, फॉर्मूला हो जाता है Q इज इक्वल टू एम इन टू एल। क्यू हो गया हीट जो कि जूल्स में मेजर होता है, एम हो गया मास और एल हो गया लैटेंट हीट। तो अगर एल निकालना है तो एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम हो जाएगा। लैटेंट हीट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हीट में मास को डिवाइड कर देंगे, हीट को मास से डिवाइड कर देंगे तो मेरा लैटेंट हीट निकल जाएगा। टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देख लेते हैं इसको। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब होता है मेल्टिंग, जो सॉलिड से लिक्विड में लेकर आता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ वाटर जैसे मान लीजिए 334 किलो जूल पर केजी, है ना। मतलब क्या हो गया कि 1 केजी वाटर को 334 केजी जूल काम करना पड़ेगा इस लेवल पर, और 80 कैलोरी प्रति ग्राम 80 कैलोरी हीट जनरेट कर देगा सॉलिड से लिक्विड में। कौन सा टेम्परेचर पर? मेल्टिंग पॉइंट पर। इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैल्यू ऑफ वाटर ये वाला हो जाता है हमारा। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखते हैं तो लिक्विड से गैस में वेपर बन गया, और ये वैल्यू ऑफ वाटर क्या हो जाता है? 2260 किलो जूल पर केजी। पर केजी पर कितना किलो जूल वर्क हो रहा है? 2260। सोच रहे हैं, यानी कि अगर हीट देखा जाए तो 540 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम पर 540 कैलोरी हीट। नेक्स्ट है वाई स्टीम्स बर्न्स वर्स दैन बॉइलिंग वाटर, यानी कि मान लीजिए गर्म पानी बॉडी पर गिर जाता है और रोटी बनाते समय भाप लग जाता है। ठीक है ना, तो भाप लग जाने से ज़्यादा जलन होता है जो पानी जो गर्म होता है ना उसके अपेक्षा। क्यों? तो स्टीम कैरीज एक्स्ट्रा 2260 किलो जूल, ये वाला
स्टीम के पास एक्स्ट्रा ये इतना किलो जूल लैटेंट हीट होता है, मतलब इंटरनल और हिडन हीट होता है ना, रिलीजेस मोर एनर्जी ऑन स्किन कॉन्टैक्ट। मतलब जो गर्म से तो हुआ सो हुआ, इसके पास हिडन इतना किलो जूल है ना, सोच लिए 540 कैलोरी इतना जूल है, तो वो जब बॉडी में लगता है तो एक्स्ट्रा हो जाता है, बोनस मिल जाता है, ठीक है, और उसी की वजह से हम लोग को ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा जलता है बॉइलिंग पॉइंट के अपेक्षा। ओके, नेक्स्ट में आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अगर फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, एडिंग सॉल्ट और केमिकल्स ऐड कर दीजिए, जैसे एग्जांपल्स KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, और सॉल्ट ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। टू आइस लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया -22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, मेकिंग आइसक्रीम, डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, ये सब आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर दिया जाता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दिया गया तो मतलब जाहिर सी बात है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। इवेपोरेशंस क्या होता है, डेफिनेशंस का क्या होगा, स्लो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, स्लो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, मतलब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड किस में, गैस में, बिलो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। बॉइलिंग किस पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, चाहे जो भी सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। फैक्टर इंक्रीजिंग इवेपोरेशंस पर कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, दैट इज नंबर 1, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो मेरा इवेपोरेशंस भी बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, समर में देख लीजिए पॉन्ड्स जल्दी सूख जाता है पानी में, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होने लग गया। ह्यूमिडिटी घटेगा तो मेरा इवेपोरेशंस इंक्रीज कर जाएगा। ह्यूमिडिटी घटने का मतलब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स कम हो जाना मतलब जगह ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन बड़ा फास्ट होगा और उस जगह को एक्वायर करने का कोशिश करेगा। वेट क्लॉथ्स स्प्रेड ड्राई फास्टर, अगर मान लीजिए जो भीगा कपड़ा है, ठीक है ना, ड्राई एयर अब्जॉर्ब्स मोर मॉइस्चर, जो सूखा एयर जो होता है ना वो ज़्यादा मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर लेता है। ओके, सरफेस एरिया पर अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है तो मेरा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए भीगा कपड़ा है, उसको अगर मचोड़ को धर दीजिएगा एक जगह पर, जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन उसको फैला के रख दीजिएगा तो जल्दी सूख जाएगा। क्यों, सरफेस एरिया बढ़ गया, टेम्परेचर, इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। विंड स्पीड पर भी डिपेंड करता है, तो अगर विंड स्पीड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा भाई, तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। फैन ब्लोज अवे वेपर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, वो दूर भगा देता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, एक्वायर होते चला जाता है, ठंडा भीगा हुआ चीज जल्दी सूखने लग जाता है, ड्राई होने लग जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर देखते हैं तो क्लाउड्स फॉर्म फ्रॉम ओशियन इवेपोरेशंस। क्लाउड्स कैसे बनता है, तो ओशियन का जो इवेपोरेशन होता है उसके थ्रू, है ना। स्वेट कूल्स द बॉडी बाय इवेपोरेटिंग, जब हम लोग का पसीना सूखता है ना तो हम लोग को थोड़ा सा ठंडापन लगता है। गर्मी के दिन में ऐसा होता है ना, पसीना सूखता है तो ठंडा लगता है, चाहे हवा देते हैं तो पसीना सूखता है तो ठंडा लगता है, वो चीज़ इवेपोरेशंस का ही केस में आता है। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। की डिफरेंसेस बॉइलिंग एंड इवेपोरेशंस। बॉइलिंग और इवेपोरेशंस में हम लोग डिफरेंस का बात करेंगे। तो टेम्परेचर अगर देखते हैं तो बॉइलिंग कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर, और इवेपोरेशंस पर अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर्स पर ये इवेपोरेशंस हो सकता है। स्पीड देखा जाए तो रैपिड होता है बॉइलिंग, और इवेपोरेशन स्लो होता है, नो बबल्स, इसमें कोई बबल्स फॉर्मेशन नहीं होता है। लोकेशन देखा जाए तो थ्रू आउट लिक्विड, पूरे का पूरे लिक्विड में होता है। ओनली एट सरफेस, ये सिर्फ सरफेस पर होता है, लिक्विड के अंदर सरफेस के नीचे नहीं होता है। तो सरफेस से धीरे धीरे उड़ते चला जाता है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। एग्जाम टिप, मेमोराइज वाटर लैटेंट हीट वैल्यूज। फ्यूजन 334 किलो जूल पर केजी हो गया, और वेपराइजेशन 2260 किलो जूल पर केजी हो गया। रिमेंबर, साल्ट लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड इन आइसी रोड्स। साल्ट जो होता है ना वो मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, ये जैसे अगर मान लीजिए आइसक्रीम वाले को देखे होंगे, तो आइसक्रीम जब अपना बर्फ चारों तरफ डालता है ना, जो काउंटर लेके चलता है, जो पॉम पॉम आवाज़ करते रहता है, हाँ है ना, वो चीज़ तो हॉर्न टाइप का आवाज़ करते रहता है, उसमें देखिएगा वो उसका ना पानी को चखने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा हाथ में लेके, तो देखिएगा नमकीन लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्ट मिला दिया था, और सॉल्ट मिला देने के बाद क्या हो जाता है कि आइस का जो होता है ना मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो वो बहुत धीरे धीरे पिघलता है, बहुत धीरे धीरे पिघलता है। दैट्स वाई वो ज़्यादा देर तक रह जाता है, और ज़्यादा देर तक आइसक्रीम ठंडा भी रह पाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं थर्मल फिनोमेना एंड थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हीट के बारे में, हीट बहुत सारा पढ़ लिए, टेम्परेचर पढ़ लिए, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फलाना ढिमकाना, ये सब पढ़ लिए। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स को भी कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा उसके पहले हम लोग पढ़ लेंगे थर्मल फिनोमेना क्या होता है।
इवेपोरेशंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, इवेपोरेशंस और उस पर फैक्टर, ये तो हम लोग देख ही चुके थे डेफिनेशन। सरफेस फिनोमेनन वेयर लिक्विड कन्वर्ट्स टू वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स, ये देख लिए हैं भाई। टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशंस बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, इवेपोरेशन बढ़ा, ह्यूमिडिटी घटा, इवेपोरेशंस बढ़ा, विंड स्पीड बढ़ा, इवेपोरेशंस बढ़ा, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में स्वीट कूलिंग बॉडी, ड्राइंग ऑफ पॉन्ड्स, अपर्स, फॉर्मेशंस ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम ओशंस, ये हम लोग देख चुके थे, आगे नहीं। सब्लिमेशन का बात करते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट टू सॉलिड टू गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, नो चेंजेस इन लिक्विड फेजेस। एग्जाम्पल में कैम्फर हो गया, डिसअपियर्स ओवर टाइम, खत्म हो जाता है, स्वेटर वगैरह में रखते हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नेफ्थलीन हो गया, मॉथबॉल जिसको बोलते हैं, फिनाइल का गोली, ये वो। ड्राई आइस, CO2 एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर क्या हो गया, CO2 क्या होता है भाई, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन क्रिस्टल, ये भी सॉलिड से गैस में आ जाता है। बात करते हैं रेफ्रिजरेशन का, रेफ्रिजरेशन से भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो यूज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू ऑब्जॉर्व हीट फ्रॉम इनसाइड, ये यूज करता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो ऑब्जॉर्व कर लेता है हीट फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड का हीट क्या करता है, ये ऑब्जॉर्व करके चुपचाप से बैठ जाता है, दैट्स वाई कोई भी चीज़ फ्रीजर में रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। की कंपोनेंट्स क्या हो गया, कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, ये सब सारा चीज़ टूल्स वगैरह यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेशंस में। टेम्परेचर क्या हो गया, मेंटेन्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रिज और -18 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजर, ठीक है ना। तो फ्रिज हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फ्रीजर हो गया वो हमारा -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पर्पस क्या हो गया, स्लो बैक्टीरियल ग्रोथ, जब बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है ना तो बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि उसके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो फैलता नहीं है और हमारा खाना पीना सब सेफ रहते हैं, ठीक है। और कोई भी बायोलॉजिकल चीज़, कोई भी लिविंग थिंग्स चीज़ होता है ना, उसको टेम्परेचर चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो ग्रो करने के लिए टेम्परेचर मिलेगा कहाँ से भाई, जब हम उसको ठंडा ऑलरेडी कर चुके हैं -10 और -5 पर, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोग का खाना पीना अच्छा स्वस्थ रह जाता है। वाई फूड स्टे फ्रेश, अब फूड स्टे फ्रेश क्यों रहता है, लो टेम्परेचर पर मॉलिकुलर मोशन नहीं होता है। लो टेम्परेचर पर मॉलिकुलर मोशन बहुत ही नीचे हो जाता है। बैक्टीरिया कांट रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ नहीं करा सकता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 10 से 100, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्लियर है। तो सब्लिमेशन हो गया, रेफ्रिजरेशन भी हो गया। ह्यूमिडिटी एंड मेजरमेंट देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी का बात कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया एक तो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी करने का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ वाटर वेपर पर एयर वॉल्यूम, ग्राम पर मीटर क्यूब, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। एग्जांपल में 12 ग्राम पर मीटर क्यूब इन मानसून। मानसून टाइम में हर मीटर क्यूब में कितना होता है, 12 ग्राम वॉल्यूम होता है। तो अब पानी का वॉल्यूम सोच रहे हैं, हर मीटर क्यूब पर 12 ग्राम, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया, मास ऑफ द वाटर वेपर पर एयर वॉल्यूम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ करंट वेपर वर्सेस मैक्स पॉसिबल एट दैट टेम्परेचर। मतलब किसी टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होगा ना, उसका परसेंटेज निकलता है। इसको मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से, जैसे 65% इन AC रूम्स। AC रूम्स में क्या हो जाता है, 65% हो जाता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को 65% कर दिया, काम आसान पड़ गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गया, मास ऑफ वेपर पर टोटल एयर मास, ग्राम पर केजी, 8 ग्राम केजी इन डेजर्ट्स, 8 ग्राम केजी इन डेजर्ट पर केजी, सॉरी। अगर डेजर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, 8 ग्राम पर केजी हो जाता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 8 ग्राम पर केजी, जो कि सही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है ना कि आदमी लोग मतलब सूखने लग जाता है, परेशान हो जाता है। कंफर्ट जोन कितना हुआ है, तो आइडियल 23 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद 60 to 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 60-65% अगर RH है देन ओके है, और वो भी कितना पर, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये चार्ट बनाया गया है क्योंकि आपको कुछ फैक्ट आसानी से मिल जाए। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये सब सारा चीज़ के बारे में। चलिए आते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, ठीक है। अब थर्मोडाइनमिक्स में आ गए तो थर्मोडाइनमिक्स का पहला लॉ, इक्वेशंस क्या बोलता है, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। अब डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब किसी सिस्टम में अगर हम लोग थर्मोडाइनमिक्स फाइंड कर रहे हैं तो हीट एडेड क्या हुआ और वर्क डन क्या हुआ, वो दोनों को अगर घटा देते हैं तो हमको मिल जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यही है हमारा फर्स्ट लॉ। अब इसका मतलब अगर इसको हम लोग शब्द के यानी कि वर्ड्स के फॉर्मेट में देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं ट्रांसफर के बेसिस पर, जब ट्रांसफर ही हो रहा है इसका मतलब खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा इसका मतलब वो कंजर्व कर जा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज मतलब एक अच्छा स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द गुड थिंग। हीट
कन्वर्ट होता है वर्क में, वर्क कन्वर्जन हो गया। एग्जाम्पल स्टीम इंजन, वहाँ पर हीट है, क्या कर रहा है, हीट दे रहे हैं हम। स्टीम इंजन में क्या हो रहा है, हीट के थ्रू पूरा का पूरा ट्रेन चल रहा है, तो कन्वर्ट हो जा रहा है। साइन कन्वेंशन अगर देखा जाए तो क्यू पॉजिटिव कब होगा भाई, क्यू पॉजिटिव जब एडेड हो जाएगा, है ना। क्यू पॉजिटिव होगा और निगेटिव जब रिलीज होगा, मतलब जो हीट जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा तो वो एडेड कहलाएगा, और निगेटिव होगा तो वो रिलीज कहलाएगा। और डब्ल्यू वर्क डन बाय सिस्टम रहेगा तो पॉजिटिव, और डन बाय सिस्टम निगेटिव, है ना। डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम है, जैसे आइसोथर्मल सिस्टम होता है, आइडियाबैटिक सिस्टम होता है, ये सब सारा चीज़। और डिटेल में पढ़ना उतना नहीं है हम लोग को, बस जान लेना कि क्या होता है। समरी में हम लोग देखे भाई क्या क्या पढ़ लिए, इवेपोरेशन पढ़ लिए, सब्लिमेशन पढ़ लिया, रेफ्रिजरेशन पढ़ लिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया, जिसमें हम लोग को ये फॉर्मूला देखने को मिला, हीट इंजन्स, एसी सिस्टम्स, ये सब सारा काम कर रहा है। इवेपोरेशन THSW, टेम्परेचर अगर याद रखना है तो ऐसे कर सकते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, विंड, ठीक है। इवेपोरेशन में THSW। सब्लिमेशन एग्जाम्पल CID, कैम्फर, आयोडीन, ड्राई आइस, एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो टाइप का होता है, एक होता है आइसोथर्मल, एक होता है आइडियाबैटिक, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और कन्वर्टिंग हो रहा है कुछ, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एग्जाम्पल होगा, और ये स्लो होगा, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये कुछ भी हो सकता है, और इक्वेशन Q इज इक्वल टू W बन जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का बात ही नहीं होगा, तो Q इज इक्वल टू W हो जाएगा। एडियाबैटिक हो जाएगा कौन सा भाई, नो हीट एक्सचेंज, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ होगा, तो हीट ही एक्सचेंज हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू 0 हो गया। तो सडन गैस एक्सपेंशन टू कूलिंग, ठीक है ना, मतलब सडन गैस एक्सपेंशन हो जाएगा और फिर कूलिंग भी हो जाएगा, अचानक से बढ़ा, अचानक से घटा, तो यहाँ पर डेल्टा U इज इक्वल टू -W हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। आइसोथर्मल प्रोसेस अकर्स इन सिस्टम विथ हीट रेगुलेशंस इन आइडियल गैस इन कॉन्टैक्ट विथ अ थर्मल रिजर्वियर। बस समझ लीजिए इसमें आइसोथर्मल में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एडियाबैटिक में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता, यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझे। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, फास्ट चेंज, नो टाइम फॉर हीट ट्रांसफर, इतना जल्दी चेंज होता है ना कि कोई हीट ट्रांसफर का चेंज होने का टाइम ही नहीं बचता है। एग्जाम्पल CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, सडन एक्सपेंशन फॉर्म्स ड्राई आइस, जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर खोलते बहुत तेजी से बनता है, वो ड्राई आइस बना देता है और आग को बुझा देता है। डीजल इंजन कंप्रेशन, डीजल इंजन कंप्रेशन में भी यही चीज़ होता है इंजन्स में। एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, और ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ समझ लिया हम लोग, अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेकंड लॉ क्या होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडीज। हीट क्या हो रहा है, अचानक से हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इम्पॉसिबल 100% हीट, अब ये इम्पॉसिबल है कि 100% हीट जो है ना वर्क में कन्वर्ट कर गया, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे परपीचुअल मोशन मशीन्स होता है, जैसे आप लोग देखते हुए कहीं जो ऑफिस होता है ना, उस पर एक तो मशीन रखा होता है जो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है अपने से, ठीक है ना, अपने से चल रहा हो, तो उसमें क्या है 100% हीट और हीट कन्वर्जन नहीं हो रहा है वर्क में, वो बस एक बार चालू कर दिया गया, चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है। ओके, हीट फ्लोइंग कोल्ड टू हॉट विदाउट एक्सटर्नल वर्क, मतलब हीट फ्लोइंग कहाँ से होगा भाई, कोल्ड से हॉट की तरफ होगा, कोई भी एक्सटर्नल वर्क के बिना। जैसे AC नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, अब AC को अगर ये क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए, चाहे ठंडा करने के लिए, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है ना, वो भी ज़रूरत मांगता है, भाई मेरे को इलेक्ट्रिसिटी दोगे तभी हम ये सब काम कर पाएंगे। रियल वर्ल्ड एनालॉजी में देख लीजिए तो आइस मेल्ट्स इन रूम, है ना, हीट फ्लोज हॉट एयर टू आइस हो गया, और रिवर्स रिक्वायर्स अ फ्रीज। अब आइस जो होता है ना वो मेल्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन क्या इसका रिवर्स होगा, मेल्टिंग आइस एयर में रख देंगे तो क्या टेम्परेचर ये आइस में बनेगा, नहीं होगा। तो अगर इसको करना है तो हम लोग को क्या चाहिए भाई, तो रेफ्रिजरेटर यानी कि एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये काम हो पाएगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हमारा हो गया भाई। की डेफिनेशंस फॉर SSC एग्जामिनेशन हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इसमें देख लेते हैं। स्टीवेंसन स्क्रीन होता है एक, ठीक है ना, बॉक्स फॉर थर्मामीटर्स टू प्रिवेंट फॉल्स रीडिंग फ्रॉम सनलाइट। थर्मामीटर देखिएगा ना तो उसमें एक बॉक्स लगा होता है, मतलब वो सील्ड होता है ताकि वो बाहर का सनलाइट का थर्मामीटर को मेजर ना करना जाएगा, और फिर करेक्शन जो होगा ना, वो मेजरमेंट होगा ना, वो गलत दे देगा। यूज इन वेदर स्टेशन, ये सब। जीरोथ लॉ क्या होता है, मतलब अगर A इज इक्वल टू B है एंड B इज इक्वल टू C है, देन A इज इक्वल टू C होगा।
क्लियर है। अगर मान लीजिए A इक्वल टू बी है, B इक्वल टू सी है, जैसे मान लीजिए ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं ना एंगल में, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, तो 3 3 कैंसिल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाता है। वही चीज़ है, A इक्वल टू बी है, B इक्वल टू सी है, देन बी कैंसिल हो गया, A इक्वल टू सी हो गया, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। बेसिस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, और ये टेम्परेचर मेजरमेंट पर डिपेंडेंट होता है। थर्मल एनर्जी का बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन बॉडी। थर्मल एनर्जी क्या हो गया कि कोई भी अगर एटम्स है, कोई भी एलिमेंट्स है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट है, उसका एनर्जी ही उसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग को थर्मल एनर्जी में दिखता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो हम लोग को थोड़ा सा हीट फील कराएगा, ये वो। डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, सीधा का सीधा वो डायरेक्टली रिलेटेड किस पर है भाई, तो टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा अंदर में हलचल बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर घटेगा, हलचल घट जाएगा। ओके, थर्मल एनर्जी भी हमारा हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े हैं, वो सारा का सारा ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं ना। देखिए, फर्स्ट लॉ पढ़ ही लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ लिए, हम लोग को फॉर्मूला जानने का जरूरत नहीं है, ये सब ध्यान में मत दीजिएगा। एडियाबैटिक देख ही लिए, सेकेंड लॉ देख ही लिए, स्टीवेंसन स्क्रीन देख ही लिए, ठीक है। एग्जाम टिप्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर आइसोथर्मल थिंक कांस्टेंट टेम्परेचर हीट वर्क, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। एडियाबैटिक में थिंक क्विक चेंज हो रहा है, नो हीट ट्रांसफर। एंट्रोपी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर करने का मतलब टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज इन आइसोलेटेड सिस्टम। डिसऑर्डर करने का मतलब इंक्रीज हुआ, घटा बढ़ा, ये हो गया, दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी, चेंज इन टेम्परेचर्स वगैरह, ठीक है। आइसोथर्मल में कहाँ से आया है, तो आइसो का मतलब सेम हो गया, याद रखने का तरीका, आइसो का मतलब सेम हो गया, थर्मल का मतलब हीट हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। आइडियाबैटिक में ए का मतलब नो बोल लीजिए, और डियाबैटिक का मतलब हीट ट्रांसफर हो गया, इंसुलेटेड फॉर्म हो गया, मतलब नो हीट ट्रांसफर, इंसुलेटेड। एंट्रोपी का मतलब हो गया एनर्जी डिस्पर्सल, मतलब थिंग्स स्प्रेडिंग आउट। एंट्रोपी करने का मतलब कितना टेम्परेचर बाहर फैल रहा है तो कम ज़्यादा तो होगा ही होगा, तो बाहर कितना रिलीज हो रहा है, एंट्रोपी। एंट्रोपी हम लोग ज़्यादातर करके ये सब इन्वायरमेंट वाला सेक्शन में और ये सब सेक्शंस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज़ में एंट्रोपी वगैरह पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप कि अब यहाँ पर हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये चैप्टर समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा यस आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि हम आपको समझाने में अपना जो भी मेहनत की है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा, ठीक है। कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। वो हम तो करना ही है, क्योंकि हमको जानना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए चैनल पर आए हैं और अब वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, बहुत आसान काम है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर हम अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा हो सकता है कोई अच्छा चैप्टर उठाएंगे, मैग्नेटिज्म वगैरह भी बचा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में फिजिक्स का, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।